बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है यूरिनरी सिस्टम। दो किडनीज़ ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद हैं और इनमें फंक्शनल यूनिट्स कहलाते हैं नेफ्रॉन। इन दोनों किडनीज़ में नेफ्रॉन की मजमूई तादाद मिलियंस होती है। हर किडनी को आर्टरीज़ ब्लड सप्लाई करती हैं। दीज आर्टरीज़ आर कॉल्ड रेनल आर्टरीज़, और वहाँ से ब्लड वापस लेकर आने वाली वेन्स कहलाती हैं रेनल वेन। वेट ऑफ किडनी इज़ लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट, बट इट रिसीव्स 20% ऑफ द ब्लड विद ईच कार्डियक बीट। दिल की हर धड़कन पूरे जिस्म का 20% ब्लड किडनी की तरफ भेजती है। जब ये ब्लड फिल्टर होता है तो वहाँ से यूरिन कलेक्ट होता है और किडनी की उस सेंट्रल कैविटी को जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेल्विस। पेल्विस से हर किडनी यूरिन को लेकर यूरेटर के ज़रिए एक नाली की मदद से बाहर निकलती है, दैट डक्ट इज़ कॉल्ड यूरेटर। दोनों किडनी से आने वाले यूरेटर एक ब्लैडर में खुलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है और वक्फे से एक ट्यूब के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है, और वो ट्यूब कहलाती है यूरेथ्रा। यूरिन इस ब्लैडर से बाहर वक्फों से निकाला जाता है और जब ज़रूरत महसूस होती है तभी खारिज किया जाता है। ये कंट्रोल एक मसल्स की वजह से होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्फिंक्टर मसल। यूरेथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पर ये मसल होता है स्फिंक्टर मसल। तो जब ज़रूरत महसूस होती है तभी स्फिंक्टर मसल जो है वो रिलैक्स करता है और साथ ही यूरिन जो है वो बॉडी से खारिज कर दिया जाता है। इस डायग्राम में आपको पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह राइट और लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड मौजूद हैं किडनीज़ के ऊपर, और राइट और लेफ़्ट किडनीज़ में रेनल आर्टरी दाखिल हो रही है। इसी तरह रेनल वेन वहाँ से ब्लड को लेकर वापस निकल रही है। किडनी के अंदर जो कैविटी है दैट इज़ कॉल्ड पेल्विस, और यहाँ से दो नालियाँ, हर किडनी में से एक नाली आती है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेटर। दोनों यूरेटर्स ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, और ब्लैडर और यूरेथ्रा इसके जंक्शन पर एक मसल है दैट इज़ कॉल्ड स्फिंक्टर मसल, उससे ये यूरिन कंट्रोल किया जाता है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद हैं, और ये नेफ्रॉन दो तरह से इकट्ठे बंडल की शक्ल में मौजूद होती हैं। आउटर रीजन और इनर रीजन, ये दो रीजन्स हैं जिनमें नेफ्रॉन मौजूद हैं। नेफ्रॉन के ये रीजन्स, आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर रीजन को मेडुला कहा जाता है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन मौजूद हैं दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और मेडुला के रीजन में मौजूद नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इसी तरह तीसरी जो टाइप नेफ्रॉन की है वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर में अरेंज होते हैं, दे आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ख़ास तौर पर कंसनट्रेटेड यूरिन को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। ईच नेफ्रॉन हैज़ ए कप शेप्ड स्वेलिंग ऑन इनर एंड, यानी अंदरूनी सतह पर अंदरूनी जानिब एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड बोमैन कैप्सूल। और बोमैन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज़ का एक बॉल की शक्ल में कलेक्शन मौजूद होता है, दैट कैपिलरीज़ आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसी तरह दो आर्टेरियोल्स जो कि एक ब्लड को कैप्सूल में दाखिल होने में मदद देती है, दैट इज़ कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस में एंटर होता है ब्लड इसी एफरेंट आर्टेरियोल की मदद से, एंड ब्लड लीव्स द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द कैप्सूल थ्रू द आर्टेरियोल्स एफरेंट आर्टेरियोल।
यानी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि अंदर की जानिब नेफ्रॉन स्वेलिंग की तरह से होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। इस बोमैन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ब्लड जिस आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में दाखिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल, और ग्लोमेरुलस से ब्लड जब बाहर निकलता है तो वो एफरेंट आर्टीरियोल से निकलता है। इसी तरह ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैपिलरीज के अंदर फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं, बारीक बारीक कैपिलरीज बनाती हैं, दे आर कॉल्ड पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। बोमैन कैप्सूल आगे एक्सटेंडेड ट्यूब्यूल की शक्ल में आगे बढ़ता है और ये ट्यूब्यूल 3 हिस्सों में तकसीम होती हमें नज़र आती है। पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है और यू शेप में नीचे को जब लूप बनती है, दिस इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, और इस लूप ऑफ हेनले का परला हिस्सा कहलाता है डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल एंड में जाकर एक ट्यूब्यूल बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किडनी के पेल्विस में खुलती हैं, यानी यूरिन इन कलेक्टिव ट्यूब्यूल से इकट्ठा होता हुआ पेल्विस में आता है। ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होकर निकलता है वो यूरिन फार्मेशन में ये ग्लोमेरुलस मदद देता है। ग्लोमेरुलस में दरअसल ब्लड प्रेशर के फ़र्क की वजह से यूरिन बाहर को निकल आता है और ब्लड सप्लाई आगे को बढ़ती रहती है। जितने एक्सक्रीटरी मटीरियल्स हैं वो यूरिन की शक्ल में फिल्टर हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज इंटरमिंगल विद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ डायग्राम में आप देखें कि नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क है, ये कहलाती हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। In juxtamedullary nephrons, additional capillaries extend down to form a loop of vessels called vasa recta। तो ये डायग्राम में आपको वासा रेक्टा दिखाई दे रहे हैं जो कि एक लूप ऑफ हेनले के गिर्द फैली हुई कैपिलरीज हैं, दीज आर कॉल्ड वासा रेक्टा। अब हम ज़रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं कि यूरिन फार्मेशन दरअसल 3 तरह के प्रोसेस से, 3 तरह की स्टेजेस से गुजरकर यूरिन फार्मेशन होती है। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस से जब ब्लड गुजरता है तो बोमैन कैप्सूल के अंदर ये फिल्टर हो जाता है। ग्लोमेरुलस की जो वाल्व्स हैं वो पोरस होती हैं, लिहाजा ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन प्रेशर डेवलप होता है और जितने वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाती है और ये मटेरियल कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, मसलन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड साल्ट्स, ये एक्वा सॉल्यूशन की शक्ल में होते हैं। तो ये चूँकि जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इस वजह से इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो दूसरा जो स्टेज है वो है रीएब्जॉर्प्शन। All the useful substances in the glomerular filtrate are reabsorbed in proximal tubules, and when it leaves the proximal tubules, it contains mostly nitrogenous wastes। यानी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जब फिल्ट्रेट आगे गुजरता है तो जितने यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साल्ट्स वगैरह वो रीअब्जॉर्ब हो चुके होते हैं और बाकी सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बच जाते हैं। तीसरी स्टेज है सीक्रीशन। Epithelium of the tubule secretes substances and is mainly of hydrogen ions to balance the pH value of the filtrate। इस ट्यूब्यूल की अंदरूनी जो एपिथेलियम है उसमें से कुछ सब्सटेंसेस खारिज होते हैं और उनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन्स होते हैं जो फिल्ट्रेट की pH वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी बड़ी अहमियत की हामिल है। बॉडी का मेन फंक्शन जो है वो वाटर को कंजर्व करना है। अगर लेसर सप्लाई है वाटर की तो फिर पानी को बहुत हिफाजत से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो रेगुलेट होती है बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक। हार्मोनल एंड काउंटर करंट मैकेनिज़्म
कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट में अहम किरदार अदा करता है। अगर वाटर सप्लाई ज़्यादा है तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। हम पीछे अभी पढ़ आए हैं कि डक्ट्स के अंदर जो मुफीद सब्सटेंसेस हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, उनमें पानी भी है। अगर वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पानी कसरत से जिस्म को मिल रहा है, तो यहाँ डक्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाएगा। और ये रिड्यूस कैसे होता है? एक हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसकी कमी की वजह से पानी की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। रिड्यूस्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। आप देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर जब पानी की सप्लाई कम होती है तो उसमें यूरिन जो है वो हमें ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होता मिलता, यानी हम ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन खारिज नहीं करते। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, लिहाजा ज़्यादा मकदार में यूरिन खारिज होता है गर्मियों के मौसम में। तो रिड्यूस्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। मैमेलियन किडनी कंजर्व करती है वाटर को। तकरीबन 99.5% वाटर जो है वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म रिजल्ट इन हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन इन मेडुलरी रीजन। मेडुलरी रीजन में पानी की सप्लाई चूँकि ज़्यादा हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, तो वहाँ यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होता है। लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट्स हैं, एक डिसेंड हो रहा है, डिसेंडिंग लूप हम उसे कहते हैं, और दूसरा हिस्सा ऊपर की जानिब उठता है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले देयर इज ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनीज, यानी फिल्ट्रेट में से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होकर किडनी में शामिल होता रहेगा, किडनी में वापस जाता रहेगा। जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ वाटर बट ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस कीप हाई कंसंट्रेशन। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, जबकि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन में ज़्यादा होती रहती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स में हार्मोन का क्या किरदार है। दो हार्मोन हैं, एल्डोस्टेरोन और दूसरा है ADH। एल्डोस्टेरोन promotes the active uptake of sodium ions in ascending loop of Henle. This hormone is secreted from adrenal cortex. एड्रीनल कॉर्टेक्स में से जब ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन खारिज होता है तो उससे सोडियम आयन का अपटेक ज़्यादा हो जाता है। EDH रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब acts to actively transport water from the filtrate into the collecting ducts back to the kidney. तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में ADH अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि सोडियम की कंसंट्रेशन को एल्डोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है। उम्मीद है आपको किडनी का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन का पूरा मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।